हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। आज हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की क्लास 7th की किताब जिसका नाम है बसंत भाग 2, इसका तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियां और यह पाठ लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में लेखक ने हमें हिमालय के बारे में क्या बताया है। पाठ 3, हिमालय की बेटियां। अब हम पाठ से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, नागार्जुन द्वारा लिखी यह रचना हिमालय पर्वत और उससे निकलने वाली नदियों के विभिन्न रूपों के बारे में बताती है। लेखक यहाँ हिमालय को एक पिता के रूप में और उससे निकलने वाली नदियों को उनकी बेटी के रूप में देखते हैं। जब एक बच्ची छोटी होती है तो उसका स्वभाव चंचलता से भरा होता है। वह अपने पिता की गोद में खेलती कूदती बड़ी होती है और फिर उम्र के साथ उसके स्वभाव में भी बदलाव देखा जा सकता है। बड़े होने पर वह शांत और गंभीर हो जाती है। लेखक ने नदियों के स्वभाव के बारे में भी यही कहा है। हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियों की धारा भी आरंभ में पतली होती हैं। वे ऊंची नीची पहाड़ियों पर तेजी से बहती हुई जैसे ही मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं, उनकी धारा भी चौड़ी हो जाती है और उनका स्वभाव भी शांत और गंभीर हो जाता है। सभी नदियां अंत में सागर में मिल जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह से जैसे जैसे नदियाँ हिमालय से निकलकर आगे बढ़ती हैं, उनके स्वभाव में किस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में उन्होंने हमें हिमालय और इन नदियों के बारे में और क्या क्या बातें बताई हैं। इस पाठ का जो सबसे पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर मैं उसका सारांश आपको बता रही हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों को मैंने दूर से देखा है। ये नदियाँ जब मैदानों में बहती हैं तो इनका बहाव बिल्कुल शांत हो जाता है। यहाँ वे बिल्कुल शांत, गंभीर और अपने आप में खोई किसी संभ्रांत और सभ्य महिला की तरह नजर आती हैं। नदियों का यह रूप देखकर लेखक का मन इनके प्रति आदर और सम्मान से भर जाता है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने इन नदियों में बहुत बार स्नान भी किया है। इन नदियों में स्नान करने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसा किसी छोटे से बच्चे को अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में बैठने या खेलने से होता है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक अपना अनुभव हमें बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत बार इन नदियों में स्नान किया है और उन्हें यहाँ पर स्नान करना बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियाँ बहुत ही शांत और गंभीर तरीके से बहती जाती हैं। इसके बाद पाठ का दूसरा पैराग्राफ है। इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि इस बार जब वे हिमालय की यात्रा पर गए थे तो वहां पर इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह गए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलुज की धारा शुरू में काफ़ी पतली होती है, लेकिन जैसे ही वे मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो उनका रूप विशाल हो जाता है। लेखक नदियों के व्यवहार के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हिमालय पर ये नदियाँ किसी छोटी सी बच्ची की तरह हिमालय की गोद में उछलती कूदती, हंसती और खिलखिलाती दिखती हैं, परंतु मैदानों में आते ही इनका व्यवहार शांत और गंभीर हो जाता है। ऐसा लगता है मानो छोटी सी बच्चियां अचानक बड़ी हो गई हों। लेखक यहाँ हिमालय को एक पिता की तरह और उससे निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों की तरह देख रहे हैं। नदियों का यह व्यवहार उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। तो बच्चों, यहाँ पर नदियों की यात्रा के बारे में कहा गया है। नदियों की यात्रा हिमालय से शुरू होती है और वहाँ उनका व्यवहार कुछ अलग होता है और जैसे ही वो मैदानों में पहुँचती हैं वो बिल्कुल शांत रूप से बहने लगती हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अचानक ही हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो छोटे बच्चों के रूप में होती हैं वो मैदानों में आते ही बड़ी हो जाती हैं। पाठ का तीसरा पैराग्राफ, इसका सारांश कुछ इस प्रकार है।
निरंतर बहती इन नदियों को देखकर लेखक सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये नदियां किस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार बहती चली जा रही हैं। लेखक सोच रहे हैं कि जब ये नदियां अपने पिता के पास अर्थात हिमालय पर थीं तो इन्हें अपने पिता का भरपूर प्यार भी मिला था। पिता का इतना प्यार पाकर भी ऐसा लगता है कि इनका हृदय नहीं भरा और अभी भी वे अधिक प्रेम की खोज में बेचैनी से अपनी अनजान मंजिल की ओर बढ़ती जा रही हैं। ये नदियां बहते हुए बर्फहीन पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां और गहरी गुफाओं को भी पार करती जा रही हैं। तो यहाँ पर लेखक फिर से यह कह रहे हैं कि हिमालय पर जब ये नदियां थीं तो ये छोटी बच्ची की तरह थी और उछलती कूदती वहां पर बह रही थी और उस वक्त पिता के तौर पर हिमालय का पूरा प्यार इन्हें मिला है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलकर मैदानों में आती हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें और प्रेम की आवश्यकता है, उन्हें और प्रेम की चाह है और इसी चाह में और इसी प्रेम की खोज में वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। और इस यात्रा में वो पहाड़ियों, गुफाओं और घाटियों को भी पार करती जा रही हैं। इसके बाद नदियां और कहां-कहां बहती हुई आगे बढ़ रही हैं, इसके बारे में लेखक ने कहा है, बहती हुई ये नदियां उन जंगलों के बीच से बहने लगती हैं जहां देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के पेड़ हैं। यहाँ बहते हुए इन नदियों को हिमालय पर बिताए दिन याद आ जाते हैं। हिमालय, जिसे इन नदियों का पिता माना जाता है, वो अपनी इन नटखट बेटियों अर्थात नदियों के व्यवहार से जरूर परेशान रहता होगा। लेखक कहते हैं कि जब हिमालय की ऊंची चोटियों से उनकी बेटियों अर्थात नदियों के बारे में पूछा जाता है तो वह कोई उत्तर नहीं दे पाता, केवल मौन खड़े रहता है। तो यहाँ पर पिता होने के नाते जैसे ही नदियां हिमालय से निकलकर मैदानों में आ जाती हैं और निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, तो पिता होने के तौर पर लेखक कह रहे हैं कि हिमालय जरूर अपनी बेटियों के इस व्यवहार से परेशान हो रहा होगा। और जब उससे कोई पूछता है कि तुम्हारी बेटियां लगातार बहते हुए किस दिशा में चली जा रही हैं, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता और वो केवल चुपचाप खड़ा रहता है। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं जिन पेड़ों का नाम यहाँ पर आया है, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल, इन सब के चित्र यहाँ दिए हुए हैं। आप इन पेड़ों को भी पहचान सकते हैं। पाठ का चौथा पैराग्राफ है, इसका सारांश इस तरह से है। इन पंक्तियों में लेखक ऐसी दो नदियों की बातें कर रहे हैं जो अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं और इसीलिए इन्हें महानदी कहा जाता है। ये नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन दोनों नदियों को विशाल बनाने में हिमालय से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और कोशी आदि का बहुत बड़ा योगदान है। ये छोटी नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं और उसे नदी से महानदी बना देती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदियां बहते हुए अंत में सागर से मिल जाती हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सागर सचमुच बहुत ही भाग्यशाली है जिसे इन दो महानदियों अर्थात हिमालय की दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ पर लेखक ऐसी दो नदियों की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही विशाल हैं। विशाल का अर्थ यहाँ पर यह है बच्चों कि वो बहुत चौड़ी हैं और उनमें अथाह जल भरा हुआ है और इन्हें बड़ा बनाने में इन छोटी छोटी नदियों का हाथ है जो कि बहते हुए इन दो नदियों अर्थात सिंधु और ब्रह्मपुत्र से अंततः मिल जाती हैं और इन्हें बहुत ही बड़ा बना देती हैं। और ये दो महानदियां आगे बहते हुए आखिरकार समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। और यहाँ पर लेखक ने ऐसा माना है कि ये जो समुद्र है वो इन दो नदियों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने आप में मिला ले रहा है। लेखक एक बात और कहते हैं कि समुद्र को अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए कि उन्हें इन दोनों नदियों का साथ मिला है। पाठ के 5वें पैराग्राफ का सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इन नदियों को मैदानों में बहते देखा होगा वे इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि हिमालय की गोद में ये नदियां किस प्रकार छोटी बच्चियों की तरह
खेला करती थीं। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए इन नदियों का यह रूप उतना आकर्षक नहीं लगता होगा, क्योंकि वे रोज ही इन नदियों को इस रूप में देखते हैं। लेकिन लेखक को हिमालय पर बहती हुई ये नदियां ऐसी लग रही हैं जैसे छोटी बच्चियां नंग धड़ंग होकर अपने पिता की गोद में खेल रही हों। यहाँ पर लेखक हिमालय को पिता और नदियों को उनकी बेटियों के रूप में देख रहे हैं, और जिस प्रकार बेटियों के बड़े हो जाने पर एक पिता अपनी बेटियों का हाथ एक सुयोग्य वर को सौंप देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी नदियों के महानदी बनते ही वे सागर में जाकर मिल जाती हैं। यहाँ लेखक हिमालय को ससुर और समुद्र को उनके दामाद के रूप में देख रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक यह कह रहे हैं कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या हिमालय पर्वत के आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें इन नदियों को देखने का मौका हर रोज मिलता है। उनके लिए नदियों को बहते हुए देखना शायद उन्हें उतना आकर्षक ना लगे, लेकिन जब लेखक ने हिमालय की यात्रा की थी तो उन्होंने जब इन नदियों को देखा था तो उन्हें ये बहुत ही सुंदर लगी थी। और लेखक यह कह रहे हैं कि हिमालय से जब ये नदियां शुरू में निकलती हैं तो ये बहुत छोटी सी बच्चियों की तरह लगती, और हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियों पर बहते हुए वे ऐसी लगती हैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा नंग धड़ंग अवस्था में अपने पिता की गोद में खेल रहा हो। और इसके बाद जैसा कि एक बच्ची के बड़े होने पर पिता उसके लिए सुयोग्य वर खोजते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी उस सुयोग्य वर के हाथ में दे देते हैं, उसी तरह से लेखक यहाँ कह रहे हैं कि नदियाँ जैसे ही नदियों से महानदी बन जाती हैं अर्थात बड़ी हो जाती हैं, तो हिमालय जो पिता के रूप में खड़ा है वो इन बच्चियों का हाथ एक सुयोग्य वर, और यहाँ पर सुयोग्य वर किसे बताया गया है? समुद्र को। समुद्र के हाथ में अपनी इन बेटियों का हाथ दे देता है। और यहाँ पर लेखक ने हिमालय को ससुर यानी कि फादर इन लॉ और समुद्र को उनके दामाद सन इन लॉ के रूप में देखा है। इस पाठ के 6वें पैराग्राफ का सारांश कुछ इस प्रकार से है। लेखक कह रहे हैं कि कवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में वेत्रवती बेतवा नदी को एक प्रेमिका के रूप में दिखाया है। लेखिका कहते हैं कि जो भी इन नदियों के बदलते व्यवहार को देखेगा वो इन्हें प्रेमिका ही समझेगा। जब ये नदियां हिमालय पर बहती हैं तो इनका व्यवहार छोटी बच्चियों की तरह चंचल होता है। मैदानी इलाकों में पहुंचते ही इनका व्यवहार शांत और गंभीर हो जाता है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अचानक ये बड़ी हो गई हो। बच्चों, यहाँ पर फिर से लेखक मैदानों में बहने वाली नदियों के स्वभाव के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है मानो वे कोई प्रेमिका हो और वो निरंतर आगे अपने प्रेमी की खोज में बहती जा रही हूँ। पाठ का अंतिम पैराग्राफ, इसका सारांश कुछ इस प्रकार से है। लेखक कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता अर्थात पूरे जगत की माता कहा है। लेखक का यह मानना है कि इन नदियों को माता कहने से पहले इन्हें बेटी और प्रेमिका के रूप में भी देखा जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि इन नदियों का बेटी, प्रेमिका और माता के अलावा एक और रूप भी होता है और वो है एक बहन का, जो हर परेशानी में अपने भाई की मदद के लिए तैयार रहती है। अपना एक अनुभव बताते हुए लेखक कहते हैं कि एक दिन जब वे थोड़े परेशान थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था तो वे सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए और उन्होंने अपने पैर नदी के बहते हुए जल में डुबो दिया। थोड़ी ही देर में उनका मन तरोताजा हो गया। उस समय यह नदी उन्हें एक बहन की तरह ही लगी जो अपने भाई की परेशानी तुरंत ही दूर कर देती है। इस नदी का अनोखा रूप देखकर लेखक ने इस नदी पर एक कविता भी लिख दी। आइए देखते हैं इस कविता को। कविता की पहली 4 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ साइड में दिए हुए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ साइड में ही लिखे हुए हैं। लीला आश्चर्यजनक कार्य, मुदित प्रसन्न होना, अचरज आश्चर्यचकित करने वाला, खुमारी आलस, बलिहारी अपना सब कुछ दे देना। इन 4 लाइनों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि हे बहन, यहाँ पर उन्होंने सतलज नदी को बहन कहा है, तुम्हारी जय जयकार हो,
तुम्हारे द्वारा किए गए अद्भुत कार्य मुझे आश्चर्यचकित कर देते हैं। तुम्हारे पास आकर मेरा दुखी मन प्रसन्न हो गया और शरीर का आलस भी दूर हो गया। मुझ पर जो तुमने यह कृपा की है, इसके बदले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना तन मन सब कुछ तुम पर लुटा दूं। कविता की आखिरी 5 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ भी साइड में दिए हुए हैं बच्चों। चिंतित परेशान, चुपचाप बिना बोले, प्रकृति वातावरण, नटी अभिनेता, चित्रित चित्र बनाना, पट पर्दा, अनुपम सुंदर, अद्भुत आश्चर्यजनक, छाप चिन्ह। इन पंक्तियों के भावार्थ कुछ इस तरह से हैं। लेखक नदियों को बेटी और हिमालय को पिता कह रहे हैं। वे कहते हैं कि नदियों का बदलता व्यवहार देखकर हिमालय चिंतित और चुप है। लेखक प्रकृति को एक पर्दे के रूप में मानते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत एक अद्भुत चित्र की तरह इस प्रकृति रूपी पर्दे पर नजर आ रहा है। अंत में वे फिर एक बार अपनी बहन अर्थात सतलुज नदी की महिमा का गुणगान करते हुए उसकी जय जयकार कर रहे हैं। बच्चों, आशा है आप सबको महान लेखक नागार्जुन द्वारा लिखी गई यह रचना हिमालय की बेटियां अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक के अन्य पाठों का सरल सारांश भी हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।